जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगा कर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, वीडियो आपको अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरे मन लगा कर देखना है, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पटना, सी लखनऊ और डी बेंगलोर। तो दोस्तों याद रखें, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में हमारे देश की राजधानी दिल्ली शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। दिल्ली में प्रति वर्ग मील पर 1826 सीसीटीवी लगाए गए हैं, जो चेन्नई से 3 और मुंबई से 11 गुना अधिक हैं। प्रति वर्ग मील में लगाए गए सीसीटीवी के मामले में दिल्ली दुनिया भर के 150 शहरों में पहले स्थान पर है। महिला सुरक्षा को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध दिल्ली सरकार ने अब तक 2.75 लाख सीसीटीवी लगवाए हैं। तो दोस्तों इनका औसतन देखा जाता है ऐसे, तो प्रति वर्ग मील में इनका औसत कितना है दिल्ली वालों का? 1826 सीसीटीवी 1 वर्ग मील स्क्वायर एरिया में। दोस्तों दिल्ली में सीसीटीवी प्रोजेक्ट गुणवत्ता, गोपनीयता और स्वचालित निगरानी के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी मानकों पर आधारित है। प्रत्येक RWA व मार्केट एसोसिएशन क्षेत्रों को कवर करने के लिए 30 से 40 कैमरे होंगे। यह था दिल्ली का ढांचा। अब देखेंगे हम दोस्तों, दिल्ली की तरफ नजर डालेंगे तो दिल्ली के उपराज्यपाल वर्तमान में अनिल बैजल तथा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, तथा दिल्ली की स्थापना दिल्ली NCR के तौर पर, एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर, NCR जो एरिया दिया गया उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ जिलों को मिलाकर, 1 फरवरी 1992 को हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें किस नेपाली लेखक को उनकी कृति किरायाको कोख के लिए पुरस्कृत किया गया? आपके ऑप्शन है ए अजय पाटिल, बी शंकरदेव ढकाल, सी शिवदेव ठाकुर और डी मानसेन। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें शंकरदेव ढकाल को उनकी कृति किरायाको कोख के लिए पुरस्कृत किया गया। और यह क्या है? तो यह एक नेपाली लेखक हैं, प्रख्यात नेपाली लेखक शंकरदेव ढकाल को कृति किरायाको कोख के लिए, और प्रख्यात राजस्थानी लेखक भंवर सिंह सामोर को उनकी कृति संस्कृत री सनातन दीठ के लिए पुरस्कृत किया गया है। दोस्तों याद रखें, अगर राजस्थानी में आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी में किसके लिए पुरस्कृत किया गया है, तो राजस्थानी में भंवर सिंह सामोर को, और उनकी कृति का नाम क्या है? तो संस्कृति री सनातन धीठ के लिए पुरस्कृत किया गया है। पुस्तिका का चयन निर्धारित नियम और प्रक्रिया के अनुसार त्रिसदस्यीय जूरी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया गया है। नेपाली के लिए जूरी के सदस्य थे श्री युवराज काफले, डॉक्टर शांति छेत्री और श्री प्रेम प्रधान, और राजस्थानी भाषा के लिए जूरी के सदस्य थे श्री हरीश बी शर्मा, डॉक्टर देव कोठारी और डॉक्टर PC आचार्य। तो दोस्तों याद रखें, साहित्य अकादमी पुरस्कार वैसे आपको बता दूं कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें हमारी 22 भाषाएं तो संविधान की 8वीं अनुसूची वाली हैं। राजस्थानी और अंग्रेजी स्पेशली इसमें जोड़ी जाती है। तो इसमें से अभी जो नेपाली और राजस्थानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है, यह 2020 के लिए था, जो लॉकडाउन और कोरोना की वजह से नहीं दिया जा पाया। तो इसमें 3-3 सदस्य की जूरी बनाई गई थी। नेपाली जूरी के आपको बताए कि श्री युवराज काफले, डॉक्टर शांति छेत्री और श्री प्रेम प्रधान, जबकि राजस्थान भाषा की जूरी थी जो, उसमें श्री हरीश वी शर्मा, डॉक्टर देव कोठारी एवं डॉक्टर PC आचार्य यह सदस्य थे। अब नजर डालेंगे हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की तरफ, तो देखेंगे दोस्तों कि साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी
नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स या फिर साहित्य अकादमी के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और यह साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार का द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में अगर देखें तो भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है और दूसरे नंबर पर आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी और राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है जिसमें अकादमी के कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको अभी बताया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उसके अलावा जो है वह 2 भाषा कौन सी हैं? तो वह है राजस्थानी और अंग्रेजी, जिनके लिए मान्यता दी गई है। पुरस्कार विजेता को बाद में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह में पुरस्कार के रूप में एक उत्कीर्ण ताम्रफल तथा 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो वर्तमान अभी इनामी राशि है, पुरस्कार राशि है, वह 1 लाख रुपए है। आपको याद रखना है बहुत अच्छे साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत कितनी राशि? तो 1 लाख रुपए दी जाती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी तमिलनाडु और डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। नई नीति में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स एनसीसी और कौशल आधारित विषयों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 12 साल की स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब तक शिक्षा प्रणाली से दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को भी स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाया जाएगा। उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। इस व्यवस्था को पूरी दुनिया में बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। दोस्तों तो याद रखें, अभी तक क्या था कि 3 से 6 साल के बच्चों को शिक्षा से बाहर रखा जाता था, मतलब शिक्षा प्रणाली से बाहर। तो अब उनके लिए भी इसमें प्रावधान बनाए गए हैं और 12 साल का स्कूली शिक्षा प्रावधान है जो नई शिक्षा नीति में। और सबसे पहले किसने लागू किया था, किस राज्य में लागू हुई थी नई शिक्षा नीति? तो याद रखना है दोस्तों, कर्नाटक में। और दूसरे नंबर पर किसने? तो मध्य प्रदेश ने। नजर डालेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश को एक समय था 2000 के पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन अब राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और मध्य प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल में अभी दूसरा है। मध्य प्रदेश की अगर सीमाएं देखें तो मध्य प्रदेश की सीमा आप देखेंगे दोस्तों, तो ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, ये डाउन में महाराष्ट्र यहाँ पर नीचे से, और यहाँ छोटी सी गुजरात से सीमा लगती है। सबसे कम इसकी सीमा गुजरात से ही लगती है, और ये राजस्थान से इसकी सीमा टच होती है। तो 5 राज्यों से यह सीमा टच करता है। नजर डालेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की डिटेल्स की तरफ, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ की स्थापना मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राज्यपाल वर्तमान में मंगूभाई छगनभाई पटेल तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ के मुख्यमंत्री 32वें मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियां बहुत हैं, लेकिन प्रमुख आपको बता दें तो नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, सोन और चंबल। याद रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश का उपनाम है नदियों का मायका। मतलब यहाँ से नदियां निकलती बहुत है, लेकिन मध्य प्रदेश एक भू आविष्टित प्रदेश है, तो यहाँ पर किसी भी नदियों का समाहित होना संभव नहीं है। तो यहाँ से सब निकल के बाहर चली जाती हैं, दूसरे राज्यों से बहते हुए समुद्रों में मिलती हैं। तो इसका एक उपनाम है नदियों का मायका। अब उपनाम की बात आई है तो आपको इसके 1-2 उपनाम और बता दें, जैसे कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट या सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यह भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाघों की गिनती पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। या बाघों की गिनती में सबसे टॉप पर कौन सा राज्य? तो वह मध्य प्रदेश, आपको याद रखना है। अब मध्य प्रदेश में बने एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इंपॉर्टेंट नाम लिखे हैं, अदरवाइज यहाँ पर
पूरे देश में आपको यह भी बता दें कि अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा आपसे यह पूछ लिया जाए कि किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखें मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर 9 राष्ट्रीय उद्यान रजिस्टर्ड हैं और आगे बन सकते हैं। बांध देखें अगर मध्य प्रदेश के प्रमुख, तो गांधी सागर बांध भारत के चंबल नदी पर बने 4 प्रमुख बांधों में से एक है। अब चंबल नदी पर बने 4 बांधों की बात आ रही है, तो 4 कौन कौन से हैं? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैरेज। तो दोस्तों याद रखना है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। यह कहाँ है? तो मंदसौर और नीमच जिलों में है स्थित है। इसके अलावा जो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर है, यह दोनों राजस्थान में है और कोटा बैरेज भी राजस्थान में है। आपको यह तीनों ही याद रखने हैं दोस्तों। आगे देखें अगर तो बाणसागर या बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में गंगा बेसिन में स्थित सोन नदी पर एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दोस्तों याद रखें कि मध्य प्रदेश से निकलने वाली सोन एक ऐसी नदी है, पहले तो आप यह याद रखें कि जो नर्मदा और सोन है, यह दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो नर्मदा पश्चिम की साइड चली जाती है और सोन इस साइड उत्तर पूर्व की साइड जाती है, गंगा से मिलती है पटना में। तो आपको सोन इसलिए याद रखना है क्योंकि मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली यह सबसे बड़ी नदी है जो डायरेक्ट जाके गंगा में मिलती है। क्योंकि बाकी अदर आप देखेंगे, जैसे चंबल को ले लो तो यह जाके यमुना में मिलेगी, ये बेतवा को ले लो तो वह भी वहां जाके यमुना में समाहित होगी, फिर जाके वहां पहुंचती है गंगा तक। लेकिन यह डायरेक्ट पटना के पास सोन नदी गंगा से मिलती है। तो सोन नदी पर कौन सा बांध है? बाणसागर या बाणसागर बांध है। और कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 प्रमुख बांधों में से एक बरगी बांध पहले पूर्ण किए गए बांधों में से एक है। तो दोस्तों पहला बांध अगर कौन सा बना था नर्मदा नदी पर, तो आपको याद रखना है सबसे पहला तो वह था बरगी बांध बना था। तो मध्य प्रदेश में लगभग नर्मदा नदी पर 30 प्रमुख बांध हैं। दोस्तों नर्मदा नदी पर ही गुजरात में भारत का बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। और आखिरी एक और इंपॉर्टेंट बांध है मध्य प्रदेश से, तो बाड़ी तहसील रायसेन जिले में बारना नदी पर बारना बांध एक गुरुत्व बांध है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में गुरुत्व बांध कौन सा है? बारना बांध। और किस नदी पर है? तो वरना नदी पर है, बारना नदी पर। और यह कहाँ? तो रायसेन जिले के बाड़ी तहसील में। इसका पूरा एड्रेस ही आपको मिल गया। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शंस है ए 4, बी 7, सी 8 और डी 3। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों को नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसित सभी नामों की मंजूरी दे दी थी। 9 नामों में उच्च न्यायालय के 8 न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय बार के 1 अधिवक्ता शामिल हैं। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जस्टिस ASO का जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस JK माहेश्वरी, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस CT रवि कुमार, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और सुप्रीम कोर्ट के वकील PS नरसिंह सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों आप इनकी तस्वीर यहाँ देख भी सकते हैं, चाहे तो इसको बाद में जूम कर लीजिएगा और जूम करके भी देख सकते हैं कि यह है 9 जज जो नए नियुक्त किए गए हैं। और इनके साथ ही अब भारत को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलने के भी चांसेस बन गए हैं। दोस्तों अगर यहाँ की प्रोसेस आगे चलती है तो सन 2027 तक हमें भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल जाएंगी। देखते हैं दोस्तों, अभी इसकी गारंटी नहीं है और आप लोग प्लीज इसको ऐसे याद नहीं कीजिए कि सर ने बोल दिया तो होगा, तो इसलिए इसकी चांसेस हैं, मैंने बस इतना बताया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस है ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी असम और डी केरल। तो दोस्तों याद रखें, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है। मिशन वात्सल्य उन महिलाओं को एक छत के नीचे कई सेवाएं और लगभग 18 लाभ प्रदान करेगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आने वाली विधवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ विधवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन के तहत संजय
संजय गांधी निराधार योजना और घरकुल योजना जैसी योजनाओं से महिलाओं को फायदा होगा, यह मिशन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखना है बहुत अच्छे से, अगर आपसे पूछा जाए मिशन वात्सल्य किससे संबंधित है, तो वात्सल्य को समझ के आपको माँ बेटे वाला नहीं समझना है। वात्सल्य यहाँ पर विधवा महिलाओं के लिए है। और दूसरी चीज किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र से है, याद रखना है। अब डालेंगे हम नजर एक महाराष्ट्र की तरफ जैसे, तो दोस्तों हम देख सकते हैं महाराष्ट्र को, इसकी अगर हम सीमाएं देखें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से इसकी सीमाएं लगती हैं। दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखें, किस किस से दोस्तों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से। अब नजर डालेंगे दोस्तों महाराष्ट्र की डिटेल्स की तरफ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी तथा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ की स्थापना महाराष्ट्र की 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ और एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली है। दोस्तों दादरा और नगर हवेली झीलें अगर महाराष्ट्र में स्थित देखें तो उपवन झील, बिहार झील, बेन्ना झील और लोनार झील। दोस्तों इन चार में से कुछ करें या ना करें, लेकिन लोनार झील बहुत अच्छे से याद रखें कि यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक ऐसी झील है जो उल्का पिंड के गिरने से बनी है। तो याद रखें दोस्तों यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह कई बार पूछी जा चुकी है। अब महाराष्ट्र में अगर हम वन एवं राष्ट्रीय उद्यान स्थित देखें तो चांदौली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी या बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों यहाँ पर जो संजय गांधी है इसको याद रखें, बोरीवली आता है तो यह कहाँ है, महाराष्ट्र में है। यहाँ पर अब आगे हम देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र के स्थित, तो नागझीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य, कलसवाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और भीमाशंकर वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखें आप और वन्य जीव अभ्यारण्य भी याद रखें, अलग अलग इसीलिए बताएं क्योंकि जैसे आपका वन्य जीव अभ्यारण्यों में देखेंगे तो कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कलसवाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है और नागझीरा वन्य जीव अभ्यारण्य यह पूछा जा चुका है ना। आगे देखेंगे दोस्तों हम गुफाएं, तो एलिफेंटा गुफाएं एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित अन्य गुफाएं देखें तो अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं तथा काला गुफाएं यहाँ की प्रमुख गुफाएं हैं जो कि प्राचीन काल से की हैं। और दोस्तों अब आज की डेट में पर्यटकों के लिए बहुत ही मन लुभाती हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे आगे एक पॉइंट और महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। पहला पॉइंट याद रखें दोस्तों, क्या महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मुंबई याद रखना है। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपके ऑप्शन है ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब और डी महाराष्ट्र, तो मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें किस राज्य सरकार ने, अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इन वारिसों को नौकरी देने संबंधी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संघर्ष के दौरान जान गंवा चुके किसानों की स्वजनों को रोजगार मुहैया करवाना यकीनी बनाने के लिए संबंधित विभागों को ढील देने के निर्देश दिए हैं, मतलब उनको थोड़ी सी आसानी होनी चाहिए। देखते हैं अब दोस्तों पंजाब की तरफ, तो पंजाब को भी शॉर्ट में ही समझेंगे जैसे बाकी दो राज्य हमने समझे। पंजाब की अगर हम अंतरराष्ट्रीय सीमा देखते हैं तो यह पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा, राजकीय सीमा तो दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ जो इसकी राजधानी है वह एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो उससे सीमा टच। तो जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ से एक केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा टच। और इसके अलावा राज्य देखें तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से इसकी सीमाएं टच होती हैं। देखेंगे दोस्तों पंजाब से जुड़े अन्य तथ्य, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। दोस्तों पंजाब के राज्यपाल वर्तमान में बीपी सिंह बदनौर तथा मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह हैं जो कि कांग्रेस से हैं। पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ है, जबकि पड़ोसी देश आपको होता है पाकिस्तान है। प्रमुख नदियां सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी। दोस्तों याद रखें पंजाब के
नाम से ही आता है, 5 नदियों का, 2 नदियों का जो क्षेत्र होता है बीच का, उसको हम दोआब कहते हैं। इसी तरह 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे पंजाब कहते हैं। तो पंजाब का नाम है कि यहाँ की प्रमुख नदियां 5 हैं। झीला देखा पंजाब में तो सुखना लेक चंडीगढ़ में है, हरिके झील और जो है तरन तारण साहिब में। दोनों याद रखना है दोस्तों आपको, सुखना लेक और हरिके झील। बिजली संयंत्र देखें तो गुरु नानक देव थर्मल प्लांट भटिंडा, रंजीत सागर बांध जो कि रावी नदी पर है, जल विद्युत परियोजना, 2 यहाँ पर हैं। तो इनका यहाँ का थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? थर्मल प्लांट वह है गुरु नानक देव थर्मल प्लांट भटिंडा में स्थित है। और रंजीत सागर बांध कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर पंजाब में स्थित है। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें अगर यहाँ के हम तो हरिके पत्तन वेटलैंड और पक्षी अभ्यारण्य, वीर मोती बाघ वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर दोसांझ वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों। और यहाँ आगे देखें तो लुधियाना में उत्तर भारत का पहला ड्राइव इन सिनेमा शुरू होगा। कहाँ होगा दोस्तों? लुधियाना में। कौन सा? उत्तर भारत का पहला ड्राइव इन सिनेमा। और आखिरी पॉइंट पंजाब का दोस्तों, तो बठिंडा का सिविल लाइन थाना देश का पहला स्मार्ट व फ्रेंडली थाना बन गया है। इसे यह सर्टिफिकेट फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की ने दिया है। तो दोस्तों अगर फिक्की ने दिया है तो याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला स्मार्ट व फ्रेंडली थाना कौन सा बन गया है, तो बठिंडा का सिविल लाइन थाना। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार और डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों इससे पहले दिसंबर 2020 में भारत की पहली विकसित स्वदेशी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल को लॉन्च किया गया था। यह न्यूमोकोकल रोग से सुरक्षा प्रदान करती है जो बच्चों और वयस्कों दोनों को न्यूमोकोकल रोग से बचा सकती है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाली संक्रमण को न्यूमोकोकल रोग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों न्यूमोकोकल रोग क्या होता है आपको याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या फिर न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को ही न्यूमोकोकल रोग के नाम से जाना जाता है। यह वैक्सीन न्यूमोकोकी कुल के कई जीवाणुओं के मिश्रण से तैयार की गई है जिन्हें न्यूमोनिया का कारण माना जाता है, इसलिए वैक्सीन के नाम में कॉन्जुगेट लगा है। कॉन्जुगेट क्यों लगा है? क्योंकि यह कई सारे परिवारों से के जीवाणुओं से मिलकर तैयार की गई है, मिश्रण से तैयार की गई है। नजर डालेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश की तरफ, तो जैसे मैप में देख सकते हैं कि इसकी सीमाएं उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और यानम एक राज्य मतलब एक जिला है किसका? पुदुचेरी का यानम, ये देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा हम इस मैप में देख सकते हैं, लेकिन बहुत से आधिकारिक मैप ऐसे होते हैं जो छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा नहीं बताते हैं। किसकी? आंध्र प्रदेश की। और वह उड़ीसा से तेलंगाना की सीमा बताते हैं, इतना हिस्सा तेलंगाना को देखे। तो हम इस चीज के लिए दोस्तों कंफर्म नहीं है, और जब तक कंफर्म नहीं है उसके लिए आपसे कुछ नहीं कह सकते हैं। आप नक्शे के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से ही याद रखें। तो आपको यहाँ पर मुख्य क्या रखना है याद? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और उड़ीसा से इसकी सीमाएं साझा होती हैं। केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी का एक जिला है यानम, उसके साथ होती हैं। देखते हैं दोस्तों आगे अब हम आंध्र प्रदेश की डिटेल्स को। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में श्री सॉरी दोस्तों, यहाँ पर राज्यपाल थोड़े से मिस्टेक हैं शायद। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन तथा मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। याद रखना दोस्तों यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है। पड़ोसी राज्य अगर आंध्र प्रदेश के आपको बताया उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य तथा यानम पुदुचेरी का जो एक जिला है यह पड़ोसी राज्य है, इसका है ना जो सीमा साझा करता है। नदियां बताएं अगर यहाँ की प्रमुख तो गोदावरी, कृष्णा, वैनगंगा, तुंगभद्रा, पेन्नार, स्वर्णमुखी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों याद रखें आंध्र प्रदेश ही वह राज्य है जिसे
एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है? और यह क्वेश्चन लगभग कई परीक्षाओं में 10 से 12 बार रिपीट हो चुका है। तो याद रखना है, एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से किस प्रदेश को जाना जाता है? आंध्र प्रदेश को। राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य देखें आंध्र प्रदेश में तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में फैला हुआ है। कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापी कोंडालू राष्ट्रीय उद्यान, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभ्यारण्य और श्रीलंका मल्लेश्वरम वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है। दोस्तों पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य से संबंधित है तो आंध्र प्रदेश से। देश की दूसरी व दक्षिण भारत की पहली किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक चलेगी। तो दोस्तों याद रखना है कि देश की दूसरी होगी यह किसान रेल और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल होगी जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक चलेगी। और आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी की गई ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2019 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2019 में किस राज्य ने टॉप किया? आंध्र प्रदेश ने, याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? आपके ऑप्शन है ए शिवेंद्र सिंह सिद्धू, बी श्रीला गणेशन, सी वेद मारवा और डी बी के नायर। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में श्रीला गणेशन ने उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीबी संजय कुमार ने गणेशन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ किसने दिलाई है दोस्तों? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने। नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। राज्यपाल की कोई फिक्स आयु नहीं होती है, मतलब आयु से मतलब कि फिक्स पीरियड नहीं होता कि इतने टाइम तक ये रहेगा। इसको जब राष्ट्रपति चाहें तब उनको अलग कर सकते हैं। श्रीला गणेशन ने मणिपुर के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। इन्होंने नजमा हेपतुल्लाह की जगह ली। तो दोस्तों याद रखें कि कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं? 17वें नंबर के राज्यपाल बने। इनकी नियुक्ति की घोषणा आज से 4-5 दिन पहले हो गई थी, लेकिन इनकी शपथ ग्रहण कल ही हुई है, मतलब शुक्रवार के दिन हुई है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है हाल ही में गुआम के अपतटीय क्षेत्र में 4 दिवसीय मालाबार अभ्यास भारत संग किन किन देशों के बीच हुआ है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, इटली एवं जापान, बी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एवं थाईलैंड, सी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान और डी चीन, इंडोनेशिया एवं जापान। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में गुआम के तटीय क्षेत्र में 4 दिवसीय मालाबार अभ्यास भारत संग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान के बीच शुरू हुआ है। दोस्तों यह चारों देशों के बीच में मालाबार अभ्यास शुरू किया गया है। क्वाड में शामिल 4 देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान की नौसेनाओं के बीच गुआम अपतटीय क्षेत्र में 4 दिवसीय मालाबार युद्ध अभ्यास का आगाज हो गया। मालाबार अभ्यास 1992 में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। तो दोस्तों याद रखें इसकी शुरुआत कहां से होती है और कब होती है? मालाबार अभ्यास की 1992 में भारतीय और अमेरिकी सेनाएं मिलकर हिंद महासागर में प्रैक्टिस करती हैं। दोस्तों इसके आगे धीरे धीरे कैसे जुड़े? तो जापान 2015 में अभ्यास का स्थायी सदस्य बना था। यह वार्षिक अभ्यास 2018 में गुआम अपतटीय क्षेत्र में, अब दोस्तों याद रखें लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स के थ्रू यह जरूरत पड़ सकती है। तो 2018 में कहां हुआ मालाबार? गुआम अपतटीय क्षेत्र में। 2019 में जापान अपतटीय क्षेत्र में आयोजित किया गया। पिछले साल यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया था और इसके 2 चरण, पहला चरण था क्या? बंगाल की खाड़ी और दूसरा चरण अरब सागर। तो यह कुछ बंगाल की खाड़ी में एक चरण का और दूसरे चरण का अरब सागर में आयोजित किया गया था। इसके साथ ही याद रखें दोस्तों कि इस बार कहां यह किया जा रहा है? तो फिर से यह गुआम अपतटीय क्षेत्र में किया जा रहा है। 4 दिन यह अभ्यास चलेगा। देखते हैं आज का अगला और आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 28 अगस्त 2021 को जलियांवाला बाग स्मारक के रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन करेंगे? आपके ऑप्शन है ए अरुण जेटली, बी नरेंद्र मोदी, सी योगी आदित्यनाथ और डी राजनाथ सिंह। तो दोस्तों याद रखें
क्या अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त 2021 को मतलब आज जलियांवाला बाग स्मारक के रेनोवेटेड परिसर का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों ये उद्घाटन कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 6 बजे किया जाएगा। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को घटित विभिन्न घटनाओं को दर्शाने के लिए एक साउंड एंड लाइट शो की व्यवस्था की गई है। 2019 में केंद्र सरकार ने इस जलियांवाला बाग के शताब्दी वर्ष के मौके पर इसके रिनोवेशन की घोषणा की थी। याद रखना दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वो कहाँ हुआ था? तो अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में हुआ था। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों आप अगर हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अगर हमारे इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।